नमस्कार। तब क्या होगा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरत। आजकल शादी टूटने के बाद तलाक और गुजारा भत्ते की खबरें आम हैं। मशहूर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा ने 5 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी तो यह मामला सोशल मीडिया की सुर्खियों में छा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपकी मेहनत की कमाई भी किसी ऐसे दावे की भेंट चढ़ सकती है। तो इस शो में आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि तलाक के बाद अपनी संपत्ति को कानूनी तरीके से आप कैसे बचा सकते हैं और कैसे इसमें एस्टेट प्लानिंग जो है वो आपकी सबसे बड़ी मददगार बन सकती है। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि तलाक के बाद जो है संपत्ति का आखिरकार क्या खतरा रहता है, किस तरीके से जो है वो संपत्ति आपके हाथ से निकल सकती है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि गुजारा भत्ता का आखिरकार कानूनी हकीकत क्या है, कानून क्या कहता है इस बारे में भी चर्चा होगी। आपको पूरी जानकारी जो है इससे जुड़ी हुई मिलेगी। साथ ही साथ बात इस बारे में होगी कि तलाक से पहले क्या कदम जो है उठाने जरूरी हो जाते हैं, और साथ में हम बात करेंगे कि एलिमनी के झटके से जो है वो कैसे आप निपट सकते हैं। और सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि एस्टेट प्लानिंग के स्मार्ट तरीके क्या क्या हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मेरठ के बिजनेसमैन अमित त्यागी ने एलिमनी के झटके से कैसे अपने आप को बचाया। अमित त्यागी एक सफल बिजनेसमैन हैं। शादी के 10 साल बाद तलाक हुआ और पत्नी ने 3 करोड़ रुपए एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता की मांग की। अमित ने पहले से एस्टेट प्लानिंग कर रखी थी, अपनी संपत्ति ट्रस्ट में डाल दी थी, नामित वारिस तय कर दिए थे और बिजनेस शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कानूनी तौर पर मजबूत कर लिया था। कोर्ट में यह साबित हुआ कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति सीमित है, बाकी संपत्ति ट्रस्ट के हवाले है जिस पर एलिमनी क्लेम लागू नहीं होता। नतीजतन उन्हें भारी भरकम एलिमनी देने से राहत मिली। तो देखा, एक स्मार्ट मूव अमित ने उठाया और कैसे उन्होंने अपनी संपत्ति बचा ली। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर दीपक जैन के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये देश के जाने माने एस्टेट प्लानर हैं जिन्होंने सैकड़ों परिवारों और बिजनेस मालिकों की संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित करने में मदद की है। दीपक सर, सबसे पहले जो है ना, मैं आपसे बस एक चीज़ समझना चाहती हूँ। हम बिल्कुल एस्टेट प्लानिंग की भी बात करेंगे, लेकिन मैं ना उस कानून के बारे में समझना चाहती हूँ जो महिलाओं को या पुरुषों को ये हक दिलाता है कि उनको एलिमनी मिल जाए। तो मैं ना सबसे पहले ये कानून समझना चाहती हूँ कि शादी के बाद का एलिमनी का जो हक है उस बारे में कानून क्या कहता है। तो कानून ये जो अधिकार है ये फीमेल्स को देता है, मेल्स को नहीं देता। तो एक आदमी किसी लेडी से एलिमनी क्लेम नहीं कर सकता एज पर इंडियन जो कानून है। और कानून जो है वो एलिमनी फॉर सस्टेनेंस अलाउ करता है, राइट। तो समझ लो मेरे पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, खाली मेंटेनेंस मिलती है, ओके, राइट। तो कानून के हिसाब से आप मेंटेनेंस मांग सकते हो, गुजारा भत्ता मांग सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि इस आदमी पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं सेपरेट हो रही हूँ तो 5 मुझे दे दो। वो अलाउड नहीं है, वो उसका कोई प्रोविजन नहीं है लीगली, ओके, राइट। तो और तरीके से लोग वो करते हैं, वो सब अलग चीज़ है, बट लीगली उसका कोई प्रोविजन नहीं। लीगली प्रोविजन क्या है? मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस ऑफ स्पाउस, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, वो सब अलाउड है, राइट। उसी को यूज़ करके एलिमनी क्लेम्स आते हैं। और कोर्ट जब ये एलिमनी क्लेम देते हैं तो ये देखते हैं कि जो जिससे सेपरेशन हो रहा है उसकी इनकम क्या है, उस पे एसेट्स क्या हैं, जो सेपरेट हो रहा है उसकी एग्जिस्टिंग इनकम क्या है, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। उस तरीके की सब चीज़ों को पूरी तरह से देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इसको इतना मेंटेनेंस देना है। मेंटेनेंस वन टाइम भी हो सकता है और पीरियोडिक भी हो सकता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस वन टाइम भी मिल सकता है, पीरियोडिक भी मिल सकता है। आपने कहा कि महिलाओं से जो है वो नहीं मांगा जा सकता है एलिमनी, लेकिन आज की अगर मैं वक्त की बात करूं, आजकल हमने देखा है कि महिलाएं जो है वो अच्छा खासा कमा रही हैं। कई बार कई ऐसे भी मामले हमने देखे हैं जिसमें वो पुरुषों से बेहतर कमा रही हैं। तो क्या उस सूरत में भी कभी किसी पुरुष को ये हक नहीं मिलता कि वो एलिमनी की डिमांड कर सके? इंडिया में नहीं, भारत में चलिए ये कानून नहीं है। अब हम अपने असल मुद्दे में आते हैं। चूंकि महिलाओं से तो पुरुष मांग नहीं सकते हैं, लेकिन पुरुषों से जब महिलाएं मांगती हैं कि भाई आप हमें एलिमनी दीजिए, कई बार आपने जैसे बताया कि संपत्ति में हक भी मांग सकती हैं, तो ऐसे में एस्टेट प्लानिंग जो है वो कैसे मददगार साबित हो सकती है? तो पहली चीज़ आप समझिए कि
एस्टेट प्लानिंग में एक रूल है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गुड वुड हैपन। तो पहली चीज़ बिल्कुल ये याद रखिए कि आप शादी करने से पहले या जब शादी ठीक चल रही हो तब अगर प्लानिंग करोगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। जब ऑलरेडी क्लेम आ गया, केस चला गया कोर्ट में, उस टाइम की प्लानिंग में अभी भी बच सकता है पर उसकी पोटेंशियल कम हो जाता है, राइट। तो अर्ली प्लानिंग इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब ये कैसे मदद कर सकती है? बहुत सारे तरीके से मदद कर सकती है। आपने ओनरशिप कैसे कर रखी है? शादी के बाद क्या आपने एसेट जो बनाए वो जॉइंट ओनरशिप में बनाए या सिंगल ओनरशिप में बनाए? अगर जॉइंट ओनरशिप में भी बनाए, सपोज मैंने एक घर लिया और अपनी वाइफ के साथ मिलकर उसे जॉइंट ओनर बना दिया, ईएमआई सारी मैं ही दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसका प्रूफ रखता हूँ या नहीं रखता? क्योंकि कल को जब ये एलिमनी क्लेम में जाएगा और जो वो जॉइंट दिखेगा तो मैं ये कह तो सकता हूँ ये पैसे मैंने ही दिए थे, खाली नाम डाला है। तो शायद मेरा थोड़ा सा भार कम हो जाएगा ये प्रूव करके कि भाई है चीज़ मेरी, राइट। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें एस्टेट प्लानिंग अगर आप अच्छे किसी एस्टेट प्लानर से कराएंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ों का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ बचाव कैसे हो सकता है, जो आप कहते हैं बचाव जी। बचाने के लिए एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। जब भी आप शादी करें या उससे पहले आपको एक ट्रस्ट बनाकर पर्सनल नाम पर एसेट्स नहीं रखने चाहिए। ओके। आपके एसेट्स आपकी ट्रस्ट के नाम होने चाहिए। क्योंकि कल को आपके डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, तो डाइवोर्स किससे हो रहा है? आपसे या ट्रस्ट से? आपसे हो रहा है, पार्टनर से ही साथ हो रहा है जी, बिल्कुल। ट्रस्ट से तो नहीं हो रहा। नहीं। तो जो कुछ ट्रस्ट के अंदर है वो एलिमनी क्लेम का पार्ट नहीं बन सकता। अच्छा, राइट। तो इस वजह से बहुत सारे आज की डेट में जो यंग पर्सन्स हैं, स्पेशली मेल्स, जब वो शादी करने से पहले वो हमारे पास आते हैं कि सर हम शादी करना चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमारी वेल्थ रीज़न बने किसी का हमारे से शादी करने का, तो हम पहले ही ट्रस्ट बनाकर उसमें अपने एसेट्स डालना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस एसेट्स हों, चाहे वो पर्सनल एसेट्स हों, जो भी है, सो दैट टुमारो अगर कोई क्लेम आता भी है इस तरीके का तो हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ बच जाए। तो मैं अपनी इच्छा से कुछ भी दे दूँ मैं सेपरेटिंग स्पाउस से, पर मुझे फोर्स नहीं कर सकता कोई कि मैं दे दूँ। ठीक है, तो इच्छा से जो है कुछ भी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन फोर्स ना हो, ऐसे में ट्रस्ट जो है वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन अगर ट्रस्ट के अंदर जो है वो पत्नी भी शामिल है तो उस सूरत में फिर क्या होता है? सो मैम जनरली जो लोग इस पर्पज से ट्रस्ट बनाते हैं वो स्पाउस को उसमें बेनिफिशियरी नहीं बनाएंगे या ट्रस्टी नहीं बनाते हैं, बच्चों को बनाएंगे। माइनर हो या मेजर बच्चे हो उनको ही ट्रस्टी बनाएंगे। और अगर कोई प्रोविजन है भी कि भाई स्पाउस को उसने बेनिफिशियरी ट्रस्टी बनाया, तो हो सकता है उसमें ये प्रोविजन हो कि इस व्यक्ति के हाथ में है कि किसको हायर करना है, किसको फायर करना है एज बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, राइट। पर अगर बाई चांस ऐसी कोई ट्रस्ट बन गई है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों बेनिफिशियरी हैं, दोनों ही ट्रस्टी हैं, तो फिर आपने ऑलरेडी एक कंपनी की तरह बंटवारा कर चुके हो आप, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब वो एक गलती हो चुकी है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डालने के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं? नहीं, तो सबसे पहले तो ये है कि टाइटल और कंट्रोल सेपरेट हो जाता है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम है तो ओनर ट्रस्ट है, कंट्रोल आपका है क्योंकि आप ट्रस्टी हो। तो एक टिपिकल ट्रस्ट अगर जो इस स्पाउसल प्रोटेक्शन या मैरिटल प्रोटेक्शन के लिए बनती है, उसको कैसी बनेगी? वो एक व्यक्ति है या एक पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, राइट, या इस व्यक्ति की खुद की संपत्ति और इसने एक ट्रस्ट बनाई, किसी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें ट्रस्टीज वो हैं और उसके पेरेंट्स हैं, बेनिफिशियरी ये और इसके पेरेंट्स हैं, या खाली ये है व्यक्ति खुद जिसकी शादी हो रही है हस्बैंड की। नाउ इसमें प्रोविजंस होंगे कि ये चीज़ें ये व्यक्ति ले सकता है। कब ले सकता है? जब पेरेंट्स कंसेंट करें। ओके, ठीक है। क्यों डालना चाहता हूँ मैं ये कि कल को कोर्ट अगर समझ कंट्रोल इसी के पास है 100% और एलिमनी क्लेम आया तो कोर्ट कहेंगे इससे कि भाई आपके पास ही कंट्रोल है, आप ही बेनिफिशियरी हो, अपने को पैसे दो और वो आके अपनी सेपरेटिंग स्पाउस को दे दो। मैं वो सिचुएशन तो नहीं आना चाहता। मैं उसमें एक ऐसे व्यक्ति को ऐड करूंगा जिसका इस रिश्ते से कोई संबंध नहीं है जी। जैसे उसके पेरेंट्स, उसके मदर, उसके फादर, क्योंकि पैसे बांटने के लिए कंसेंट उनकी चाहिए। अच्छा। तो कोर्ट आपको तो फोर्स कर सकता है हस्बैंड को, पर हस्बैंड के फादर को फोर्स नहीं कर सकता पैसे दो, क्योंकि उसका तो इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ऐसे ट्रस्टी को हम ऐड करते हैं जो नॉन इंटरेस्टेड पार्टी है। अच्छा। और उसकी मैंडेट को कंपलसरी कर देते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट।
अब ये मैंडेट कि आप कह सकते हैं कि भाई कल को फादर को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो हमने फिर मदर को बना देंगे, फिर हो सकता है सिस्टर को बना देते हैं, फिर इस तरीके से हम वो एक ट्रस्टी जरूर ऐसा रखते हैं विच इज़ बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रिलेशनशिप, ओके। राइट। आप कहोगे कि मेरे बाद क्या होगा एज बेनिफिशियरी, तो आपके बच्चे बेनिफिशियरी बन जाएंगे जी, जैसे मैं बाबा कहता हूँ यू कैन डाइवोर्स योर स्पाउस बट नॉट योर चिल्ड्रन, बिल्कुल। तो बच्चे तो आप ही के हैं, तो आप कहोगे मेरे बाद मेरे बच्चे इसके बेनिफिशियरी बन जाएंगे और उनको ये चीज़ें मिलेंगी। अब जब ये बच्चों पे जाएगा तो एक इशू ये होगा कि नेचुरल गार्डियन आपके बाद आपके बच्चों का आपकी एक स्पाउस होंगे, तो आपको हमेशा ये डर लगेगा कि भाई मैं अगर वो इस ट्रस्ट में आ गए एज गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रन तो वो इसको मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसमें टोटली एक्सक्लूड कर सकते हैं, हम कहते हैं ये व्यक्ति तो एक्सेप्शन है, ये कभी भी ना बेनिफिशियरी बन सकता ना ट्रस्टी बन सकता, ठीक है। कोई तीसरा ही व्यक्ति बनेगा। तो वो तीसरा व्यक्ति आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पे आपको ट्रस्ट हो, आपका लॉयर हो सकता है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है जो ट्रस्टी बन जाए, और वो बच्चों का फाइनेंशियल गार्डियन बनेगा इस ट्रस्ट के अंदर। अच्छा। कि ये पैसा जो है ये इसको दिया जाएगा और ये बच्चे के लिए खर्च कर देगा, राइट। क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे कि जिस स्पाउस से आप सेपरेट हुए उनका किसी भी तरह से कंट्रोल आ जाए, ओके। राइट। आप अपने बच्चों को तो देना चाहते हो पर शायद स्पाउस से बचाना चाहते हो। ठीक। उसका कुछ रीजन ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है आपने जिस स्पाउस से आपका सेपरेशन हुआ उनकी सेकंड मैरिज हो गई जी। अब उनके और भी आगे बच्चे हो गए, आगे बच्चे भी हो गए या और कमिटमेंट्स हो गए, हाँ। तो आप तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं चाहोगे कि वो चीज ऐसे व्यक्ति के कंट्रोल में है जिसके और भी दायित्व हैं, है ना। तो आप तो उसका कहोगे मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं ऐसे जने को दूंगा जो इम्पार्शली वो चीजें कर सकता हूँ। जी। तो ये ट्रस्ट है। आप देखिए ना, आप अपनी डेथ के बाद अपने बच्चों के लिए जो माइनर है या मेजर हैं पैसे को कंट्रोल कर रहे हो, जी। और वो लाइफ स्टेजेस के डिपेंड कर सकता है कि भाई उसके शादी के टाइम इतना दे देना, उसकी पढ़ाई के टाइम इतना दे देना, ये सब आप कंट्रोल कर रहे हो, जिससे कि वो जो आप नहीं हो उस टाइम भी पैसा का सदुपयोग हो उस पर्सन के लिए जिसको आप चाहते हो। ओके। अगर आप ये काम किसी और तरीके से करते, जैसे सपोज आप विल बना देते अपने माइनर बच्चों की, अब माइनर बच्चों के नाम जब विल बनी, बच्चा अब माइनर कैन होल्ड प्रॉपर्टी बट कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी, ये प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल किसका होगा? कंट्रोल तो फिर नेचुरल गार्डियन उसकी सेपरेटेड स्पाउस का हो जाएगा, ये आपको मंजूर नहीं है। दूसरा, वो जो सेपरेटेड स्पाउस का जब कंट्रोल होगा वो कैसे खर्च करे इस पे कंट्रोल कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, विल में नहीं कर सकते, पर ट्रस्ट में कर रहे हो। ट्रस्ट में कह रहे हो 5% से ऊपर कॉर्पस जाएगा ही नहीं पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। 10% से ऊपर नया बिजनेस सेट करने के लिए नहीं दूंगा बच्चे को। आप वो सारा कंट्रोल आफ्टर डेथ कर रहे हो, है ना। तो यू आर प्रोटेक्टिंग इट फॉर देम ना, फ्रॉम योर एक्स स्पाउस एंड अदर पीपल हु माइट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ यू नॉट बीइंग देयर। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफ यूजिंग द ट्रस्ट एज अ स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट केसेस ऑफ पोटेंशियल डाइवोर्स। ओके। क्योंकि किसी को नहीं पता शादी के टाइम की भाई वेदर इट कंटिन्यू और नॉट, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बट इफ यू टेक अप, आप पहले ही आप प्लानिंग करके चलते हो तो इट्स बेटर देन प्लानिंग लेटर, क्योंकि जितनी लेट करोगे तो वो लगेगा आफ्टर थॉट है कि भाई रिश्ते खराब होने शुरू हो गए इसलिए आपने ट्रस्ट बनाई, या ऑलरेडी केस फाइल हो गया था तब आपने ट्रस्ट बनाई। तो सबसे अच्छी ट्रस्ट कब है? जब सब कुछ है ही नहीं, जब ये रीजन बन ही नहीं सकता कि मेरी कल को शादी में कुछ गड़बड़ होगी इसलिए मैंने ट्रस्ट बनाई, ये प्रूव कब नहीं हो सकता? जब मैंने शादी से पहले ही बना दी या शादी के इमीडिएट बाद बना दी। शायद यही वजह है कि इंडिया में खैर अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ ट्रेंड मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं वहाँ पे प्रीनप एग्रीमेंट्स बहुत फेमस हैं कि भाई ताकि आगे शादी अगर फेल भी हो जाती है तो किसी तरह से जो है वो किसी एक स्पाउस की जो संपत्ति है जिसके पास ज्यादा है उसकी संपत्ति दूसरे के पास ना चली जाए। या तो इंडिया में फैमिली एक्ट में प्रीनप्स आर नॉट अलाउड, जी, राइट, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलाउड है। अच्छा, तो अगर आपने अपने स्पाउस के साथ प्रीनप किया हुआ है तो योर स्पाउस वुड टेक यू टू द फैमिली कोर्ट, यू कैन टेक हर टू द सिविल कोर्ट कि भाई हमने आपस में एग्रीमेंट तो किया था, अब इस एग्रीमेंट का क्या होगा। अच्छा, तो आखिर में तो कॉम्प्रोमाइज ही होता है, डाइवोर्स में भी कॉम्प्रोमाइज ही होता है। बट कॉम्प्रोमाइज कहाँ से होना चाहिए? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। भाई एक केस तुमने किया, एक केस मैंने किया, तो हम ज्यादा शायद बीच में आके फैसला कर लें। अगर वन साइडेड होगा तो फैसला वन साइडेड ही होगा, राइट। जैसे प्रीनप करना जरूर चाहिए। आप ये मत सोचिए वो लीगली वैलिड है नहीं, एटलीस्ट देयर इज अ डॉक्यूमेंट टू शो, ओके, राइट। तो और जो प्रीनप करने से मना कर दे तो उसकी इंटेंशन पहले ही समझ जाइए,
ये आपने बात बहुत अच्छी की है। तो देखिए दीपक सर जो है वो आपको ये बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि शादी जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसके दिमाग में ये थॉट नहीं होता है कि भाई मेरी शादी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हालात के बारे में कोई पहले से जो है नहीं जान सकता है, इसलिए आपको अपनी तैयारी जो है वो पूरी अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि जब सही चल रहा हो सब कुछ तब जो है ट्रस्ट बना देनी चाहिए, सब सही रहता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ऐसे में ज़रूरत पड़ती है अगर अभी तलाक नहीं हुआ है और कोई व्यक्ति ट्रस्ट बनाना चाह रहा है कि भाई पहले ही मैं सारी तैयारी कर लूं ताकि मेरी संपत्ति किसी और के हाथ में ना जाए, तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं? नहीं, दस्तावेज नहीं, सबसे पहले आपको ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करनी होगी। ठीक है। और उसमें डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें सेटलर ये है, बनाने वाला ये है, ट्रस्टी ये है, बेनिफिशियरी ये है, फ्यूचर ट्रस्टीज ये हैं, फ्यूचर बेनिफिशियरीज ये हैं, ओके राइट। और वो फ्यूचर बेनिफिशियरी जब मैं बोल रहा हूँ आपको जरूरी नहीं उनके नाम लिखने हैं, आप रिलेशन लिख सकते हो। अच्छा, आप कह सकते हो मेरे बच्चे, अब शादी से पहले तो पता ही नहीं बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कितने होंगे, हाँ। मैं वो अभी कवर कर सकता हूँ सब कुछ कि बच्चे हुए तो ये होगा, बच्चे नहीं हुए तो ये होगा, एक बच्चा हुआ तो ये होगा, 5 हुए तो ये होगा, वो मैं अभी लिख दूंगा सब चीजें डीड में। तो ये फ्यूचर प्लानिंग हो गई। तो पहली चीज है ट्रस्ट डीड को ड्राफ्ट करना, राइट। दूसरी चीज है आपके जो इस ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करेंगे हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, इसका पैन कार्ड खोलेंगे और डीमैट अकाउंट खोल लेंगे अगर आपके पास शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हैं एज एसेट्स। फिर जो आपके एसेट्स हैं उसको ट्रांसफर करेंगे टू द ट्रस्ट। अब आपने ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट आपका सेफ लॉकर है ना, आपने एक बॉक्स बनाया जो सेफ है। इस बॉक्स के अंदर जब सामान जाएगा तभी सेफ्टी आएगी, खाली बनाने से कुछ नहीं होता। मतलब आपने तिजोरी बनाई और सामान बाहर रखा हुआ है तो वो उससे काम थोड़ी चलेगा। तिजोरी के अंदर सामान को ट्रांसफर करने के लिए मूवेबल एसेट बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम डीमैट अकाउंट खोल के डीमैट टू डीमैट ट्रांसफर कर देंगे, गिफ्ट कर देंगे, गिफ्ट डीड बनाकर। पर प्रॉब्लम होती है रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट ट्रांसफर करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी की इंप्लीकेशंस होती है, हम कई बार बता चुके हैं। स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ सकती है अगर वो पर्सनल नाम पे। अच्छा। अगर कंपनी के नाम पे आपकी रियल एस्टेट है तो कंपनी के शेयर ट्रांसफर करूंगा, रियल एस्टेट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। अब आपने नई जितनी भी संपत्ति बनाओगे, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हो, चाहे शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो, वो सारे अब ट्रस्ट में बनेंगे। अब ट्रस्ट के बाहर मैं पर्सनल नाम पे कुछ होल्ड ही नहीं करूंगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पहली बात, ट्रस्ट रिलेटेड चीजें जो हमें करनी चाहिए। दूसरा, हमें बहुत केयरफुली अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मैरी अ पर्सन बट डोंट मैरी योर फाइनेंसेस, है ना। मैरिज करो व्यक्ति से पर फाइनेंस की मैरिज मत करो, फाइनेंस सेपरेट। मतलब आपको शादी के बाद आपके पास कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए, एक आपका पर्सनल अकाउंट और एक आपका जॉइंट अकाउंट विद योर स्पाउस। जितने खर्चे हैं वो जॉइंट अकाउंट से करिए आप, ठीक है। जितनी इनकम है वो अपने पर्सनल अकाउंट में लीजिए और आप खर्चा हर महीने ट्रांसफर कर रहे हो जॉइंट अकाउंट में। अगर ईएमआई पे कर रहे हो आप, कभी भी जॉइंट अकाउंट से मत करिएगा, अपने पर्सनल अकाउंट से करिएगा, जैसे कि प्रूफ हो कि आपने दिए हैं पैसे, भाई आपने, ठीक है, राइट। वो जॉइंट अकाउंट में तो पता ही नहीं ना किसके पैसे हैं, वो कोमिंगल हो गए। जैसे होम लोन अगर एक व्यक्ति मतलब ये मतलब दुर्घटना से पहले सुरक्षा बेटर, ये बहुत जरूरी है, प्लीज सारे आप लोग पॉइंटर जरूर नोट कीजिएगा। तीसरा, नॉमिनेशन बहुत सोच समझ के बनाए, नॉमिनेशन, ओके, राइट। मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि आदमी की सेपरेशन हो गया और नॉमिनी अभी भी एक्स-स्पाउस है और वो कहती है मुझे पता नहीं अब तक मुझसे इतना प्यार करते थे। नहीं, आप नॉमिनेशन अपडेट करिए, चेक करिए, वो वन टाइम यूज फॉरगेट इट वाली चीज नहीं है, राइट। अगर आपके बच्चे हैं और आपको लगता है स्पाउस के साथ शायद आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेक द चिल्ड्रन द नॉमिनीज, ओके, और स्पाउस को गार्डियन बना दो। एटलीस्ट फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो गलती, अगर आपने विल बनाई हुई है तो विल को अपडेट करें। ऐसा नहीं है विल पुरानी चले आ रही है उसमें वो एक्स स्पाउस के नाम ही रखे आपने, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू मैरी, राइट। फिनेंस शुड बी वेरी क्लियर। वी शुड टॉक वेरी ओपनली अबाउट मनी विद आवर स्पाउस, है ना। हम इंडियंस जो है ना बहुत रिलक्टेंट है पैसों के बारे में बात करने से, बिल्कुल, है ना। पर आपको पता है एक रिसर्च हुई है, वो कहते हैं कि बिगेस्ट कॉज ऑफ डाइवोर्स ग्लोबली इज मनी, राइट। इट्स नॉट इनफिडेलिटी, वो मनी है।
हम सब क्या ना एक यूनिक रिलेशनशिप होता है पैसे के साथ। यूनिक रिलेशनशिप, कुछ लोगों को पैसे को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, कुछ लोग केयर फ्री होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को स्पेंड करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सेव करना अच्छा लगता है, और कुछ बहुत कंजूस होते हैं। कुछ बहुत कंजूस होते हैं, कुछ रिस्क टेकर होते हैं पैसे को लेके, जी। और कुछ बहुत रिस्क एवर्स होते हैं, राइट। रिसर्च ने बताया अराउंड 80% कपल्स आर सच हु हैज टोटली ऑपोजिट मनी हैबिट्स। एक वर्ड आता है इसमें, मनी पर्सनैलिटी। ओके। हम सबकी ना एक मनी पर्सनैलिटी होती है। मनी पर्सनैलिटी क्या, हमारा एक यूनिक रिलेशनशिप है पैसे के साथ, वो हमारी मनी पर्सनैलिटी है, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू हैव अ स्पाउस हुज मनी पर्सनैलिटी इज सेम एज यू और अपोजिट? हम लोगों की अब आपस में बॉन्डिंग के साथ जो है वो बन चुकी है एक पर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनैलिटी जब आपने शादी करी थी सेम थे पैसों के बारे में? नहीं थी। नहीं थी। तो इसका मतलब हम सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है पैसों को लेकर। 70% कपल्स ऐसे हैं जिनकी मनी पर्सनैलिटी ऑपोजिट है, राइट। और मनी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फाइट अमंगस्ट कपल्स। ओके। मैं आपको बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ। एज कपल्स हम कितने मनी डिसीजन लेते हैं रोज? बहुत सारे होते हैं, बहुत रात को छोटे-छोटे एसी होते हैं। चला के सोना है या बंद करके सोना है, ये मनी डिसीजन है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि उसमें बिजली का खर्चा आता है। आखिर में मनी डिसीजन है। आखिर में money का- तो एज कपल जब हमको इतने सारे मनी डिसीजंस लेने हैं और हमारी पर्सनैलिटी अपोजिट है, तो किसी भी एक पे झगड़ा शुरू हो जाएगा या आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। जी। और जब ये आर्ग्यूमेंट्स यू कैन नॉट कंट्रोल, दे कैन लीड टू डाइवोर्स, ओके। राइट। बट इज इट गुड टू हैव अ स्पाउस हुज मनी पर्सनैलिटी इज सेम एज यू और इज डिफरेंट बेटर? दोनों में से बेटर क्या है? सेम बेटर है या डिफरेंट बेटर है? मुझे लगता है कि अगर डिफरेंट भी है और आगे जाके एक ट्रैक पे जा रहे हैं तो भी ठीक है। नहीं, मैं आपको डिफरेंट इज ऑलवेज बेटर देन सेम। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट करेगा डिसीजंस में। ओके। आप समझिए, हम दोनों सेवर्स हो गए, हस्बैंड और वाइफ, तो बेचारे बच्चों के आज का क्या होगा? जी। और हम दोनों ही स्पेंडर हो गए, तो उनके कल का क्या होगा? अच्छा ये है कि एक सेवर एक स्पेंडर है, ओके। जिससे कि हम आखिर में कॉम्प्रोमाइज करके बीच का रास्ता निकालते हैं, तो कुछ सेव होगा कुछ स्पेंड होगा, राइट। तो बैलेंस कम्स फ्रॉम ऑपोजिट पर्सनैलिटीज, नॉट सेम पर्सनैलिटीज। अब आपकी शादी हुई तो सबसे पहले आप अपने स्पाउस की मनी पर्सनैलिटी समझिए कि इज द मनी पर्सनैलिटी सेम एज माइन और डिफरेंट देन माइन, राइट। इफ इट इज डिफरेंट, विच इज गुड, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनके जो मनी डिसीजंस हैं ये आपके अगेंस्ट नहीं है, ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। जैसे आप ये बात मान जाएंगे, आधे झगड़े कम हो जाएंगे। जैसे आपने कहा यूरोप जाना है, उन्होंने कहा कि क्या करना है इतना खर्चा करके? नहीं, मैसूर जाना है। अच्छा। फर्क हो गया ना दोनों में। हाँ। अब वो मैसूर इसलिए नहीं कह रहा कि उसको आपके अगेंस्ट कुछ है यूरोप जाने में, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो दैट पर्सन इज बिहेविंग बिकॉज द पर्सनैलिटीज कैन नॉट बी चेंज। भाई आप भी तो नहीं बदल पाए अपनी, बिल्कुल। तो वो भी नहीं बदल पाए। दैट एक्सेप्टेंस ऑफ मनी पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कपल्स, जिससे कि पैसे को लेके लड़ाई ना हो। पर अगर एक बार आपको क्लियर हो जाए कि मनी पर्सनैलिटी ये है, तो लड़ाई के चांसेस कम हो जाते हैं। पर तब भी कैसा भी हो, क्योंकि आजकल डाइवोर्स इज बिकमिंग वेरी कॉमन एंड एनीथिंग कैन लीड टू डाइवोर्स, राइट। प्लीज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग यू डू। मनी एक्शन शुड बी such that tomorrow if we separate, it can lead to a seamless separation. ओके। है ना, कि कल को अगर सेपरेशन हुआ भी तो मुझे पता है मेरा सामान ये है, तेरा सामान ये हमारा जॉइंट का है और हमने सोचा हुआ है कि हम ऐसे से बनाएंगे, राइट। आप इमोशंस में जाकर ऐसे कदम ना उठाएं जो कल को सेपरेशन में आपको दुख दे। ओके। मैंने बहुत सारे कपल्स देखे हैं, वो हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ के नाम बना दी, वाइफ कमाती थी उसने हस्बैंड के नाम बना दी, राइट। अब वो जैसी वो जॉइंट प्रॉपर्टी हुई तब तो आधी आधी हो गई, ओके। राइट। आप लड़ते रहो कि पैसे मैंने दिए या उसने दिए, वो तो बहुत लंबा काम है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी जॉइंट है तो वो तो आधी आधी जाएगी, चाहे जिसने मर्जी। अगर आपके पास मतलब जैसे आप बता रहे थे कि ईएमआई अपने अकाउंट से देगा, सबूत नहीं है फिर तो वही हो जाएगा। तो आपने पहले ही सेपरेशन का ध्यान रखा कि कल को हम सेपरेट हुए तो ये जो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए है, स्पाउस मेरे साथ रहते हैं तो इनके लिए भी है। पर अगर सेपरेशन होता है तो ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए। ये बात मैंने शुरू से सोच के अपनी संपत्ति को बनाया और
अगर मैं देना भी चाहता हूँ सेपरेटिंग स्पाउस से तो मेरी इच्छा से होना चाहिए, फोर्स से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है और आपने जो है ना बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। मैं फटाफट क्विकली आपको बता देती हूँ। आपको जो है एक ट्रस्ट डीड ज़रूर बनानी चाहिए और आपको एक अपना अच्छे से जो है अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। ईएमआईज़ वगैरह आप जितनी भर रहे हैं, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए आप भर रहे हैं, आपका पैसा है तो अपने अकाउंट से भरिए, उसके सबूत ज़रूर अपने पास रखिए ताकि कल को अगर आप सेपरेट हो रहे हैं तो किसी तरह से ये दिक्कत ना आए कि भाई प्रॉपर्टी चाहे हम दोनों के नाम पे थी लेकिन पैसा तो मेरा था, तो वो वाली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नॉमिनेशन जो है वो ज़रूर आप लोग जो है अपडेट करते रहिए। ऐसा ना हो कि आपका तलाक हो चुका, आपका डिवोर्स हो चुका है लेकिन आज भी आपके इंश्योरेंस में और बाकी चीज़ों की नॉमिनी कौन है, आपके एक्स स्पाउस हैं, तो भी आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। विल को अपनी ज़रूर अपडेट करके रखिए। अपने पार्टनर की मनी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करिए ताकि एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में बनती है ना शादी के बाद, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आज आपने बहुत अच्छे से ये मनी पर्सनालिटी हमें समझा दी, तो आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा जो है इससे फ़ायदा होने वाला है। खैर, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने सवाल जो है वो दीपक जी से पूछना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले स्टेट लिखना होगा और उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल लिखना होगा। हमें 9354027995 पर जो है भेजना है। इसके अलावा आप एक्स और फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब में हमारे शो के लिंक के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जाकर जो है आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दीपक जी से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत एक सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं। हमारे शो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो दीपक सर का नंबर भी दिया हुआ, उनका मोबाइल नंबर है, आप उसके ज़रिए भी दीपक सर से जो है वो जुड़ सकते हैं। अच्छा दीपक सर, शादी के बाद जो है संपत्ति की जो ओनरशिप होती है उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? हाँ, तो शादी के बाद संपत्ति 3 तरीके की हो सकती है, मेरी संपत्ति, तुम्हारी संपत्ति और हमारी संपत्ति। ठीक है, राइट। अब इनमें क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक फीमेल के पास कहाँ से वेल्थ आ सकती है, उसके पेरेंट्स की साइड से, सेल्फ एक्वायर्ड और हस्बैंड द्वारा, और लॉ इन तीनों को लेके अलग है। अच्छा, राइट। क्योंकि जब हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करी हिंदूज में, तो हमने कहा कि अगर एक हिंदू फीमेल है और उसकी जब डेथ होती है तो उसके हस्बैंड अलाइव हैं और बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे केस, और उसने विल नहीं बनाई हुई, तो ऐसे केस में जितनी प्रॉपर्टी उसको पेरेंट्स की साइड से मिली वो वापस पेरेंट्स की फैमिली में चली जाएगी, सर्वाइविंग हस्बैंड को नहीं मिलेगी जी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए और आपको अपने स्पाउस की विल बनवा लेनी चाहिए थी अपने फेवर में। अगर आप नहीं कर रहे तो आप पोस्ट मैरिज एस्टेट प्लानिंग में कुछ कमी कर रहे हो जी। राइट। दूसरा, हमने कहा कि अगर हस्बैंड और स्पाउस दोनों की डेथ हो जाए, हस्बैंड और बच्चों दोनों की डेथ हो जाए जी, और सेल्फ क्रिएटेड प्रॉपर्टी है, तो वो मदर इन लॉ को मिल जाती है। तो आपको उस चीज का पता होना चाहिए। तो आप एज फीमेल उसका पहले ही आपने विल बना के रखी अपने पेरेंट्स या उनको उस स्थिति के लिए। आपने कहा मेरे बच्चे जिंदा हो उनको मिलेगी, मेरे हस्बैंड और बच्चा जिंदा हो तो ये होगा, अगर दोनों जिंदा नहीं हो तो ये होगा। तो आप विल में तो आप कंडीशन डाल सकते हो, बिल्कुल राइट। तो इस स्थिति में ये होगा, तो आपने पहले ही उसका ध्यान रखा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप अपनी प्लानिंग करते हैं एज मेल और फीमेल, कि भाई हम पोस्ट मैरिज हमें कैसे एस्टेट प्लानिंग सक्सेशन का ध्यान रखना है, कैसे हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी उन लोगों को ना मिले जिनको हम देना नहीं चाहते, राइट। तो ये तो पहली चीज हो गई। अब जो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी है, जो तुम्हारी है वो तुम्हारी। अब इस जॉइंट प्रॉपर्टी में कब बनानी चाहिए, क्या क्या चीजें डालनी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कपल को। ओके। जॉइंट खाली इसलिए मत बनाओ कि यू लव दैट पर्सन, राइट। जॉइंट इसलिए बनाओ, उसका एक पर्पस है। उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई नाउ मैं मैरिज इज सो स्टेबल कि मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने जॉइंट प्रॉपर्टी बनाई और उसमें आइदर सर्वाइवर मुझे ऑप्शन लिखा हुआ है, हम दोनों में से जो जिंदा रहेगा उसकी हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, एक चीज और जॉइंट, आप में से बहुत सारे लोग जॉइंट प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, रियल एस्टेट, हस्बैंड और वाइफ, पर क्या उस सेल डीड में आपने आइदर सर्वाइवर क्लॉज डाला है? अच्छा, राइट। मैंने एक फ्लैट खरीदा जॉइंटली विद माय वाइफ, मैं उस सेल डीड या कन्वेंस डीड में भी कह सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी हम दोनों की जॉइंट है, पर इन केस वन ऑफ अस डाइज द सर्वाइवर विल बिकम द कंप्लीट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और अगर ये डालते ही आप सोचो कितनी बड़ा हैसल बच गया,
आपकी डेथ हो गई, आपकी वाइफ बाय कन्वेंस डीड ओनर बन गई। और अगर ये क्लॉज नहीं कोई डालता है व्यक्ति, फिर क्या होता है उस सूरत में? फिर पूरा सिस्टम होगा रजिस्ट्री चेंज कराने का। अच्छा, फिर पूरा चेंज होगा। 50% तो शेयर ट्रांसफर होना है ना जी। एज पर सक्सेशन लॉ। पहले तो प्रॉब्लम है कि कौन इसका मालिक है, ठीक है। क्योंकि 50 मैंने कहा ना जॉइंट प्रॉपर्टी में इधर में ओनर अपने आप सर्वाइवर ओनर नहीं बनता। ओके। वो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ कई शोज में। अब जब सर्वाइवर ओनर नहीं बनता तो पहले देखेंगे विल है या नहीं है। ठीक है। विल नहीं है तो सेक्शन विल है स्पाउस के फेवर में, तो स्पाउस बन गया ओनर थ्रू विल। तो पहले विल को एनफोर्स कराओ, फिर उसको ट्रांसफर कराओ। ओके। राइट। और अगर सपोज विल नहीं है तो मदर, वाइफ और बच्चे तीनों ओनर हैं। अगर आप हिंदू हो तो उनके हिसाब से बढ़ जाएगी वो आधी प्रॉपर्टी। राइट। तो ये सब इश्यूज है ना जॉइंट प्रॉपर्टीज में, ये आपको पहले ही टैकल करनी चाहिए। पर सबसे अच्छा तो ये था कि आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी वाइफ को देनी है। आपकी 15 साल की मैरिज हो गई, अब इसमें कोई इशू नहीं है कि आपस में कोई झगड़ा वगड़ा होगा, सेपरेशन की चांसेस 0 हैं। तो आपने अगर जो कन्वेंस डीड है उसी में एक क्लॉज डाला हुआ है ओके। कि हम दोनों ये प्रॉपर्टी मिलकर खरीद रहे हैं और हमारे में से अगर एक की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर विल बिकम द ओनर। ठीक है। तो अब ये डीड के अंदर ही है, सेल डीड के अंदर ही है, कन्वेंस डीड के अंदर ही है। तो ये तो बहुत आसान, ये ट्रांसफर हो ही गया, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, ना विल की जरूरत है, ना ट्रस्ट की जरूरत है, ना किसी चीज की ट्रस्ट है, ऑलरेडी सर्वाइवर को मिल गया। जी। तो ये छोटी चीज है, पर कितने लोग करते होंगे ऐसा? मुझे लगता है ये बहुत से लोग मिस कर जाते होंगे, हार्डली जानकारी का अभाव। हार्डली एनीबडी जी। हार्डली एनीबडी डज इट। जी, राइट। बिल्कुल। बट दिस इज पॉसिबल लीगली। ओके। तो जानकारी का जो मैं कह रही हूँ अभाव रहता है, इसीलिए हम आपके लिए शो लेकर आते हैं। तब क्या होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास इस तरह की किसी भी जानकारी का अभाव ना रहे। तभी तो दीपक सर जो है वो आपको डिटेल में इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें भी समझाते हैं। अच्छा दीपक सर, चूंकि हम बात कर रहे थे ओनरशिप के बारे में, हमने शुरुआत जब इस शो की थी, हमने एक क्रिकेटर का एग्जाम्पल दिया था। एक और क्रिकेटर की भी मैंने कुछ ऐसी ही कहानी सुनी थी कि उन्होंने क्या किया था कि चूंकि उनको पता था कि उनकी भी शादी जो है वो तलाक तक पहुँच सकती है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी वो अपनी माँ के नाम पे खरीदी। तो क्या ऐसे में अगर माता के नाम पे प्रॉपर्टी माँ के नाम पे खरीदी गई है और तलाक अगर आगे होने जा रहा है, तो क्या स्पाउस जो है वो अपना हक नहीं मांग सकता है? जो महिला है वो हक नहीं मांग सकती है? अगर ठीक से प्लान किया हो तो नहीं। अच्छा। मतलब जब वो तलाक की स्टेज पे हो जाए उसके बाद ट्रांसफर करोगे तो कोर्ट कहेगा इस वजह से कर रहे हो। नहीं, और अगर जब खरीदी उसी टाइम खरीद ली तो मदर को तो आप अनलिमिटेड गिफ्ट दे सकते हो एज पर एक्ट। वो तो गिफ्ट है मदर को। ठीक है। ठीक तो है। आप ये नहीं कह सकते गिफ्ट का रीजन ये था कि भाई जो है फिर उनकी पत्नी जो है वो दावा नहीं कर सकती कि मेरा इस प्रॉपर्टी में हक मैंने। गिफ्ट तो वन साइडेड होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो हम कहते हैं प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। पर लोगों को तो अभी भी यही लगता है कि ये एस्टेट प्लानिंग जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए है। नहीं, मैं बार बार कहता हूँ इसे। अगर सपोज मेरे पे 50 लाख की संपत्ति है, आप पे 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मेरे बच्चों के लिए मेरे 50 लाख उतनी जरूरत जितने आपके 5 करोड़ है। बिल्कुल। पर एक प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम आप समझिए। कल को लड़ाई हुई, लीगल लड़ाई हुई, तो 5 करोड़ में से 50 लाख गए लीगल लड़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख के 50 लाख लीगल लड़ाई में चले गए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो जो लोअर लेवल पे हैं उनको बेटर प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनकी एस्टेट वो रिस्क ऑफ लीगल फाइट नहीं झेल सकती। राइट। दूसरी बात, आपके 5 करोड़ में से 50% आपके बच्चों में पहुंच गई तो अभी भी सर्वाइव कर लेंगे। मेरे 50 लाख में से अगर 50% पहुंची तो वैसे पहले ही कम था, ये 50% और नुकसान और हो गया। तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि लोअर लेवल्स पे एस्टेट प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। लॉ सेम है, प्रोसेस सेम है, उस पर डिपेंड नहीं करता कितनी वेल्थ है ना। 5 करोड़ की वेल्थ भी ऐसी ट्रांसफर होगी जैसे 50 लाख की होगी। राइट। रिस्क भी सेम है। ओके। तो जरूरत सेम क्यों नहीं है? ठीक है। इनफैक्ट जिन पे कम वेल्थ है उनको ज्यादा जरूरत है। तो बिल्कुल आप सबको जो है ज़रूरत है, चाहे आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, आपके जो इतनी भी मर्जी एसेट्स हैं, चाहे 50 लाख की है, 5 लाख की है, 5 करोड़ की है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एस्टेट प्लानिंग मेरे लिए नहीं है, तो दीपक सर ने आपको बिल्कुल साफ कर दिया है कि एस्टेट प्लानिंग सबके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। खैर, इस बीच में दीपक सर हमारे पास हमारे कुछ दर्शकों के सवाल भी आ गए, तो कुछ सवालों को ले लेते हैं। कानपुर से हमारे पास एक पहला सवाल आया है रोहित शुक्ला का। ये कह रहे हैं कि अगर तलाक का केस चल रहा है तब एस्टेट प्लानिंग करना कितना सुरक्षित रहेगा? जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रस्ट में ट्रांसफर अगर केस से पहले हो जाए तो इसको कंटेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पर केस के बाद हो तो कंटेस्ट करना रिलेटिवली ईजियर होता है कि ये खाली हमारे को अवॉइड करने के लिए किया गया। राइट। तो एस्टेट प्लानिंग हमेशा पहले करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते प्लानिंग।
राइट आपने विल्स अपडेट कर सकते हो, नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हो, मे बी ट्रस्ट माइनर बच्चों के लिए क्रिएट करके माइनर बच्चों के नाम ट्रांसफर कर सकते हो कि भाई बच्चे तो हम दोनों के ही हैं, जी राइट। तो उस तरीके की प्लानिंग हो सकती है, पर अच्छा तो यही रहता है आप इसे पहले ही कर लेते, ठीक है। राइट। पर बाद में भी करें तो आप एक अच्छे कानूनी विशेषज्ञ से बात करें, वो कुछ तरीके ऐसे को तब भी बता सकते हैं जिससे कि ये एलिमनी क्लेम्स का पार्ट ना बने। ठीक है, तो यानी कि आप जो है पहले कर लेंगे प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा बेहतर जो है आपके लिए रहेगा। हालांकि देर नहीं होती है, आप किसी एक अच्छे कानूनी विशेषज्ञ से बात करिए और वो आपको बेहतर सलाह दे पाएंगे। चंडीगढ़ से हमारे पास एक अगला सवाल नेहा गुप्ता का आया हुआ है। वो कह रही हैं कि क्या बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड भी गुजारा भत्ते के दावे में आते हैं? नहीं, देखिए गुजारा भत्ता आपकी इनकम, सामने वाले की जरूरत और सामने वाले की इनकम पे डिपेंड करता है, ओके राइट। पर प्रॉब्लम क्या है, आपके पास गुजारा भत्ता वन टाइम या पीरियोडिक आपके ऊपर वो दावा आ गया और कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब वो जो सामने वाली पार्टी है वो आपकी बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, रेंट, सैलरी, उसको स्टे कर सकती है, उसको लॉक कर सकती है कि ये जब तक मेरा पैसा ना दे इनको आप रोक के रखो, तो स्टे इन पे भी आ सकता है। और दूसरी बात, अगर ये कोई चीज ऐसी हैं जो इनकम जनरेटिंग है, जैसे फिक्स डिपॉजिट क्या है, इनकम जनरेटिंग है, तो ये इनकम आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी कि इस व्यक्ति के पास इतनी फिक्स डिपॉजिट है, उतनी इनकम वो क्रिएट कर रहा है, तो इसकी जो इनकम है उसमें ये ऐड करके देखो, खाली सैलरी इनकम नहीं है, और जो सोर्सेज से इनकम है वो भी तो ऐड होगी, तो आपकी टोटल इनकम इतनी है, तो उस इनकम के बेसिस पे गुजारा भत्ता तय भी हो सकता है। ठीक है, तो गुजारा भत्ता तय करने में जो है एफडी की इनकम भी ऐड हो सकती है। अगला सवाल हमारे पास पटना से अजय राय का आया है। कह रहे हैं एनआरआई होने पर तलाक और एलिमनी में क्या अलग नियम है? अगर आप एनआरआई हैं, राइट, और आपका जो तलाक है वो इंडिया के बाहर हुआ है, तो दो टाइप की कंट्रीज हैं। एक टाइप की कंट्री ऐसी जिनके साथ हमारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंट्री जैसे यूके हुआ, सिंगापुर हुआ, इंग्लैंड और सिंगापुर और भी कई कंट्री हैं, तो ये बिना किसी कोर्ट इंटरवेंशन के इंडिया में डायरेक्टली लागू हो जाएगा। पर अगर किसी ऐसी कंट्री के साथ हुआ जहां पे हमारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट नहीं है, तो ये जो उस कोर्ट का ऑर्डर है उसको इंडियन कोर्ट को रेटिफाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब गुजारा भत्ता या जो भी आपका एलिमनी क्लेम हुआ, इंडिया में खाली क्लेम इज मेंटेनेंस, बाहर की कंट्री में क्लेम कैन बी अमाउंट ऑफ वेल्थ, 50% दे दो अपनी वेल्थ उसको, क्योंकि इंडिया में मैंने कहा ना मेंटेनेंस का लॉ है, बाहर तो कॉमन प्रॉपर्टी मान लेते हैं दोनों की, और कहते हैं आधी ऑलरेडी उनकी हो चुकी है, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंडियन एसेट्स हैं इसका पैसा बाहर कैसे जाएगा? अच्छा, तो उसमें फेमा में एलआरएस में जाएगा, एलआरएस के थ्रू चला। एलआरएस के एक कुछ नियम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसमें अराउंड $2.5 लाख ईच ईयर अ पर्सन कैन सेंड आउटसाइड इंडिया विदाउट आरबीआई अप्रूवल। ऑल्सो आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तो उसके अंदर वो पैसा बाहर जा सकता है एलआरएस को। पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप किस तरीके से उस फॉरेन डिक्री को इंडिया में एनफोर्स करते हैं, राइट। वो उस पर डिपेंड करता है कंट्री के ओन से जहाँ से वो डिक्री आई है। ठीक है, तो यानी कि कंट्री जो है उस मामले में काफ़ी मायने रखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है प्रॉपर तरीके से गाइडेंस जो है वो मिल जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दीपक सर का नंबर जो है वो हमारे शो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उनसे सीधा भी जुड़ सकते हैं और अपना पूरा मामला जो है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेहतर तरीके से जो है वो बता पाएंगे, ये जानकर कि भाई आप किस कंट्री में हैं, कहाँ के एनआरआई हैं आप। खैर दीपक सर, डिवोर्स सेटलमेंट जब होता है, जो हम सारा मामला चर्चा कर रहे हैं, इसमें कुछ तरह के क्या टैक्स के इम्प्लीकेशंस भी आते हैं? तो जो वन टाइम सेटलमेंट मनी है उस पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, तो आपने अपनी वाइफ को वन टाइम सेटलमेंट मनी दिया, क्या वाइफ की इनकम में वन टाइम सेटलमेंट मनी जाएगा? नहीं, उस पे कोई टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, उसमें अलाउड है। ठीक है। पर जो पीरियोडिक है, सपोज पर मंथ आप 2 लाख रुपए दे रहे हो, वो टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाइफ। ठीक है, मतलब वो वाइफ की इनकम में काउंट हो जाएगा। पर जो देने वाला है उसको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं, उसको तो आफ्टर टैक्स ही देना है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते मेरी वाइफ भी इस पे टैक्स दे रही है 2 लाख पे, एक्स वाइफ जी, और मैं क्यों टैक्स दूं, इस पे डबल टैक्सेशन हो रहा है। वो हो रहा है तो हो रहा है।
ठीक राइट। है। हाँ, अगर वो वाइफ ही रहती तो गिफ्ट में शायद बच जाता, क्लबिंग व्लबिंग में लगता, पर अब तो वो नॉन रिलेटेड पार्टी है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे अभी हम जॉइंट प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे थे, जॉइंट प्रॉपर्टी अगर किसी ने ली हुई है, अब चूंकि अगर तलाक हो चुका है और उसमें प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो रही है या बट रही है, तो उसमें ओनरशिप बदलने की क्या प्रक्रिया रहती है? नहीं, अगर तलाक हो रहा है या नहीं हो रहा, जॉइंट प्रॉपर्टी को अगर आपको सेपरेट प्रॉपर्टी करना जी। है, डिवाइड करना है, हाँ। तो आप पे कई सारे तरीके हैं। पार्टीशन डीड बनाइए, ठीक उसको है। रजिस्टर कराइए, रेवोकेशन डीड या रिलीज डीड साइन कराइए, ठीक है। गिफ्ट डीड एक जना दो जने, मतलब आप अपना हिस्सा दूसरे को गिफ्ट करें तो उस तरीके से वो एक सिंगल प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि जो प्रॉपर्टीज आप लोगों की जॉइंट हैं, आप कैसे उसमें सिंगल ओनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं कि दो प्रॉपर्टी हैं, इसका हिस्सा मैंने तुम्हें दिया, उसका हिस्सा तुम मुझे दो, ऐसा एक एग्रीमेंट हमने साइन किया, फैमिली एग्रीमेंट की तरह रजिस्टर करा दिया। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हस्बैंड को मिल गई, एक वाइफ को मिल गई, अगर ठीक है। आप मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे को पैसे दे दिए और कहा कि अपना शेयर तू मुझे दे दे। वो भी कर सकते हैं, वो ठीक भी कर है, सकते हैं। ठीक है। तो कई तरीके जो हैं वो जॉइंट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर तलाक के तक जो है नौबत पहुंच चुके। लेकिन अहम जो मुद्दा रहता है वो किसी भी तलाक का, डिवोर्स का, ये रहता है कि बच्चे जो हैं उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। जो इमोशनली मेंटली होती है वो तो खैर एक अलग तकलीफ है, लेकिन बच्चों की विरासत को जो है वो कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो हमने पिछला सेगमेंट किया था ऑन माइनर बेनिफिशियरी जी। ट्रस्ट, वो वही तरीका है। ओके। अगर आप फिनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं अपने बच्चों की आफ्टर डाइवोर्स, विच इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज एक्चुअली बच्चों के दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं, बट इट हैज़ बिकम अ सिंगल पेरेंट्स फैमिली। इट इज एज गुड एज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। जी बिल्कुल। एक को कस्टडी मिल गई, बच्चा तो एक से अलग हो ही गया, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को आपको कुछ हो जाए, जब तक आप हो, आप अपने बच्चे की फाइनेंशियल केयर करते हो, चाहे वो आपकी कस्टडी में है या नहीं है, पर कल को आपको कुछ हो जाए और बच्चा माइनर है, तो उसके पैसे को उसके लिए सुरक्षित कैसे करो? ओके। उसके लिए माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट, जिसको हमने शुरू भी से बताया कि आप एक ट्रस्ट बनाएं जिसमें इनिशियल बेनिफिशियरी आप हैं, सक्सेसर बेनिफिशियरी आपके बच्चे हैं, इसमें आपके फैमिली मेंबर, आपके मदर फादर, आपके भाई बहन, उस तरीके के लोग आपके बाद ट्रस्टीज बन जाएं, और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर लिखे हों कि मेरे बाद ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। तो उससे बच्चे को कितनी सिक्योरिटी मिलती है, और सर्टेन एज पे बच्चे को आप पैसे दे दो जब आपको लगता है मैच्योर्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, ठीक है। खैर इस बीच में दीपक सर कुछ और भी हमारे पास हमारे दर्शकों के सवाल आ गए हैं, तो कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। बहुत सारे इनफैक्ट आज लगातार सवाल आ भी रहे हैं क्योंकि मुद्दा काफ़ी एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हुआ पड़ा है। जयपुर से सुमन चौहान का सवाल है, ये कह रही है कि क्या विल बनाकर एलिमनी से बचा जा सकता है? एलिमनी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल यू आर अलाइव, एंड विल इज समथिंग व्हिच इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर यू डाई। ओके। है ना, एलिमनी की देनदारी कब तक है? जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक जिंदा है ना। हाँ। और विल कब इम्प्लीमेंट होगी? जब नहीं होगी। एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती तो है। एलिमनी और विल का तो आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सपोज मुझे कोर्ट ने कहा कि हर महीने अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए दो, राइट, और मेरी डेथ हो जाती है, तो अब ये 1 लाख रुपए जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे? जी। ये एक चीज है जो थोड़ा सा इंट्रिकेट क्वेश्चन है। जी। तो जनरली एलिमनी डेथ के बाद खत्म हो जाती है, जिसको देने की वो होती है, अनलेस एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ हो एलिमनी के टाइम कि वो कंटिन्यू रहेगी फॉर दिस फिक्स्ड पीरियड इवन आफ्टर डेथ। तो अगर आप एक फीमेल हैं जिनको एलिमनी पीरियोडिक मिल रही है, तो आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि ये जो एलिमनी है इतने टाइम तक चलेगी या डेथ के बाद भी चलेगी, वो उस डिक्री में लिखवाएं। और अगर एक व्यक्ति के बच्चे जो हैं वो उसके स्पाउस के पास हैं, एलिमनी चल रही थी और मृत्यु हो जाती है, फिर उस सूरत में क्या होता है? नहीं, एलिमनी तो बंद हो जाएगी। हाँ। अब बच्चे सक्सेशन में तो आएंगे। अच्छा, उनके पास जो है प्रॉपर्टी का हक तो रहेगा ही। अगर आपने विल बना के उनको वो नहीं की हुआ, फिर मेंटेनेंस एक्ट है कि आप जो लोग आप पे निर्भर हैं आप उनको बिना मेंटेनेंस के नहीं छोड़ सकते। तो वो सब एक्ट यूज करके हो सकता है बच्चों के लिए दोबारा से आपको कोई भत्ता मिल जाए या वो मिल जाए फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड, जो उस व्यक्ति ने संपत्ति छोड़ी उसके भी। पर ये सारी प्रॉब्लम अवॉइड करी जा सकती थी अगर डिक्री जब हुई
जैसे जो एग्रीमेंट किया, जब आपने कॉम्प्रोमाइज किया, उसमें पहले ही क्लॉजेस डाले हुए होते हैं कि अगर इस आदमी की डेथ हो जाए तो मेरी एलिमनी कैसे कंटिन्यू करेगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की भी मृत्यु हुई, जिनकी पत्नी एक बहुत बेहतरीन अदाकारा रही है, एक्ट्रेस रही हैं। अब उनका भी जब सेटलमेंट हुआ तो वो वन टाइम सेटलमेंट था, लेकिन अब चूंकि उनके बच्चों के पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो बच्चों का जो हक बनेगा वो प्रॉपर्टी में बनेगा। अगर उन्होंने ऐसी विल या ट्रस्ट नहीं बनाई जिसमें उन्होंने उनको डिसइनहेरिट किया हो, ओके, वो तो उनके पास हमेशा राइट था ना। भाई बच्चों को ऑटोमेटिक क्लेम नहीं मिलता, ठीक है, क्लेम तब मिलता है अगर कुछ नहीं किया वो। अगर उसने विल बना के ऑलरेडी अपनी करंट वाइफ या बच्चों को दे रखा है, हाँ। और इन बच्चों को डिसइनहेरिट किया हुआ है, तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेंटेनेंस तो ऑलरेडी दे चुका है वन टाइम सेटलमेंट की, जी, राइट। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो बच्चों का क्लेम है, ठीक है, तो बच्चों का क्लेम जो है वो बनता है। और शायद यही वजह है कि आजकल वो मामला काफी चर्चा में भी चल रहा है, क्योंकि संपत्ति बहुत बड़ी है, तो उसके बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा जो है वो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या होगा उसमें आगे। खैर, एक सवाल और ले लेते हैं, अहमदाबाद से करण पांड्या का है। ये कह रहे हैं कि डिवोर्स में बिजनेस एसेट्स को कैसे बचाया जाए। तो पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस एसेट्स ना डाइवोर्स का पार्ट नहीं होते, जो कि बिल्कुल गलत है। एसेट तो एसेट है, अच्छा, चाहे वो बिजनेस एसेट हो, प्रॉपर्टी हो, फाइनेंशियल एसेट हो, कोई भी हो, एसेट तो एसेट है, और उसकी इनकम कैपेबिलिटी पर आपकी एलिमनी तय हो सकती है। अच्छा, तो अगर आपके पास बिजनेस एसेट्स हैं जिसको आप डाइवोर्स प्रोसीडिंग से बचाना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट फैमिली बिजनेस ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, ओके, जिसमें आप कंट्रोल और ओनरशिप को सेपरेट कर सकते हैं। पहली चीज, आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि मेरी बाद ये व्यक्ति बेनिफिशियरी नहीं बनेगा, और वो जो एक्सक्लूजन है वो रिश्ते के बेस पे भी हो सकती है। ओके, आप कहोगे जब तक मेरी स्पाउस है तब तक तो उनको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, बट मूवमेंट शी सीजेस टू बी माई स्पाउस फॉर एनी रीजन, राइट, बिकॉज ऑफ डाइवोर्स और रीमैरिज, ये बंद हो जाएगा, पर मेरे बच्चों को मिलता रहेगा, राइट। तो ये बिजनेस ट्रस्ट जो है ना, वो उससे आप कंट्रोल और ओनरशिप को सेपरेट कर सकते हो, बिजनेस चलाएगा ये, राइट, ओनर ये होगा, अलग अलग व्यक्ति, ठीक है, राइट। तो वो सब चीजें आप यूज कर सकते हो टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल बिजनेस आफ्टर योर डेथ। ओके, ठीक है, तो आप बिजनेस को भी, अपने एसेट्स को भी बचा सकते हैं इस तरीके से। खैर, आखिर में दीपक सर, मैं एक समझना चाहूँगी, अगर किसी व्यक्ति का तलाक हो चुका है, अभी तक तो हमने बात की कि अगर प्रोसेस चल रही हो या प्रोसेस से पहले कैसे जो है अपनी प्रॉपर्टी बचाएं, तो अगर किसी का तलाक हो चुका है तो क्या उसके लिए बहुत देर हो चुकी है कि वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता, या अभी भी उसके लिए कुछ तरीके हैं? देखिए, तलाक अगर हो चुका है ऑलरेडी, हाँ, तो आपको जो देना था वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो जो सेटल किया आपने, ठीक है। अब आपको ये इंश्योर करना है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जो बच गया, जो नहीं दिया, वो उन्हीं लोगों पे जाए जिनको आप देना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे में हो सकता है आप रीमैरिज करें, राइट। अब रीमैरिज करें तो ये सिचुएशन दोबारा आ सकती है, तो आपको प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए कि हाउ डू आई प्रोटेक्ट इट फॉर माई न्यू स्पाउस, यानी कि एक गलती जो हो चुकी है उसे दोबारा ना दोहराएं। हाँ, राइट। तो प्लानिंग तो हर स्टेट पे करी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। तो अगर एक गलती हो चुकी है तो उसे दोबारा ना दोहराएं, इसके लिए जो है आपको पहले से ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर जो है ना बड़े अच्छे से हम सबको समझाया कि क्या क्या तरीके जो हैं वो हो सकते हैं तलाक के दौरान जो है अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तलाक जो है वो सिर्फ रिश्तों का अंत नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है, लेकिन सही एस्टेट प्लानिंग आपको इस संकट से बचा सकती है। देखिए, कानूनी सलाह लें, डॉक्यूमेंटेशन अपना मजबूत रखें और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अमर उजाला दी बोनस।